कहानी एक डार्क गंदी डंजन में स्टार्ट होती है जहां हवा भी भारी लग रही थी। वहां हमारा लड़का रायन सरमन दीवार से बंधा हुआ है और उसको सिर्फ मजे के लिए मार फोएक कर टॉर्चर किया जा रहा होता है। उसका पूरा जिस्म फूला हुआ है, खून बह रहा है, हर जगह जख्म ही जख्म दिख रहे हैं। और यह सब लॉर्ड सांस पार्टन कर रहा है, वही राक्षस जिसने रायोन की बहुत ताकतवर फैमिली को तबाह कर दिया था। रायोन इस दुख भरे नाइटमेयर में इसलिए फंसा क्योंकि बात सीधी सी थी। सरमन फैमिली का हर बच्चा ग्रेट पावर इनहेरिट करता था, लेकिन रायोन सबसे छोटा प्रिंस था और उसे एक भी शक्ति नहीं मिली। लॉर्ड सांस उस पर गुस्सा करता है, बोलता है यह जिद्दी कीड़ा अभी तक क्यों नहीं मर रहा। रायोन इशारा करके कहता है उसकी तकलीफ को खत्म कर दे, उसको मार दे। लेकिन सांस बोलता है कि वो उसकी बात समझ ही नहीं सकता क्योंकि रायोन की जुबान तो वो पहले ही काट चुका होता है। फिर 3 साल हो जाते हैं सरमन फैमिली को तबाह किए हुए और लॉर्ड सांस अब बोर हो जाता है। वो आराम से डंजन छोड़कर निकल जाता है। अब रायोन बिल्कुल अकेला रह जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि 3 साल गुजर चुके हैं उस दर्द वाले दिन को, क्योंकि उसकी फैमिली इंसानियत की पहली रक्षा रेखा थी। वो डार्क जोन के बॉर्डर पर खड़ी रहती थी जहां से मॉन्स्टर्स लगातार पैदा होते रहते हैं। इसी जिम्मेदारी की वजह से सरमन फैमिली पूरी दुनिया की 5 नोबल फैमिलीज में सबसे स्ट्रांग थी। फिर एक दिन अचानक रायोन के पिता और बड़ा भाई बिना किसी निशान के गायब हो गए। यह उनके डाउनफॉल का स्टार्ट था। लॉर्ड सांस ने इसी चांस का फायदा उठाया। उसने हर गंदा तरीका यूज करके सरमन फैमिली को अंधेरों में ढकेल दिया। उसका असली मकसद उनका ड्रैगन ब्लड था, एक खास वरदान जो सिर्फ असली वंश को मिलता था। इस ड्रैगन ब्लड से बच्चे छोटी उम्र में ही आर्चमेज बन जाते हैं और 15 साल में सोर्ड मास्टर बन सकते हैं। लेकिन एक पुराना श्राप होता है, आर्किन का कर्स, जो इस ब्लेसिंग को पूरी तरह नल कर देता है। यह श्राप हर कुछ सैकड़ों में सिर्फ एक बच्चे पर लगता है और बदकिस्मती से वो बच्चा रायोन था। इसीलिए वो ना मैजिक सीख सका, ना तलवार चला सका। वो सबसे कमजोर बन गया था। फिर वो अकेले बैठकर वो रो रहा होगा है क्योंकि उसकी कमजोरी ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म होने दिया। ऊपर से 3 साल तक सांस ने उस पर टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए उसका जीना अजाब बना दिया। अब रायोन इतना थक चुका था कि वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसको लगता है मौत पास आ रही है, इसलिए वो आंखें बंद कर देता है ताकि शांति से मर सके। लेकिन किस्मत के प्लान्स कुछ और ही होते हैं। रायोन की आंखें अचानक खुल जाती हैं जैसे वो वापस जी गया हो। वो शॉक में आ जाता है क्योंकि उसको एक पहचाना हुआ चेहरा नजर आता है जो उसे यंग मास्टर बुला रहा होता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी मेड और केयरटेकर कॉलिन उसके सामने कैसे जिंदा खड़ी है। जब उसे सब कुछ समझ आने लगता है तो रायन तुरंत कॉलिन को बोलता है कि एक आईना लेकर आओ जल्दी। आईना आते ही वो शॉक में जम जाता है क्योंकि उसमें उसका छोटा सा जवान फेस दिख रहा होता है। वो घबराकर पूछता है अभी कौन सा साल चल रहा है और कॉलिन साल कंफर्म करती है। रायन को लगता है जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। उसे यकीन हो जाता है कि वो वक्त में पीछे लौटाया गया है जब वो सिर्फ 12 साल का था और यह साल कोई आम साल नहीं था बल्कि यहीं से उसकी जिंदगी तबाह होना शुरू हुई थी। इसी वक्त पार्टन फैमिली ने पहली बार उसके खिलाफ चाल चली थी। उसे याद आता है कि गोल्डन लॉर्ड ने मरने से पहले उसकी विश पूरी करने का वादा किया था और अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि वो वाकई दोबारा शुरुआत में भेजा गया है। तभी एक बड़े इज्जत वाले आदमी कमरे में आते हैं और कॉलिन तुरंत उन्हें देखकर झुक जाती है। रायन पहचान लेता है कि यह अलेजांद्रो है जो उसके घर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड नाइट कमांडर था। अलेजांद्रो कहता है कि यंग प्रिंस को आज आराम करना चाहिए क्योंकि वो कमजोर लग रहा है। कॉलिन फौरन बोलती है कि उसने पहले ही सबको बताया था कि यंग मास्टर की तबीयत ठीक नहीं, मगर रायन उन दोनों को हैरान कर देता है जब वो आराम से कहता है कि वो बिल्कुल फिट और बिल्कुल ठीक है और तुरंत पूछता है कि आज ट्रेनिंग में क्या करना है। अलेजांद्रो हैरान रह जाता है कि यह पहली बार प्रिंस ट्रेनिंग से भाग नहीं रहा। वो उलझन में कहता है क्या यह वाकई यंगेस्ट प्रिंस ही है। रायन अपनी ट्रेनिंग सोर्ड उठाता है और मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, मैं ही रायन सरमन हूँ। उसे यकीन होता है कि जितने साल वो एटियन में झेल कर आया है अब वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी है। ये उसका एक ही मौका है सब ठीक करने का और पार्टन के पेले मॉन्स्टर से बदला लेने का। वो अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है और चैन की सांस लेता है कि उसके स्किल्स बिल्कुल बेकार नहीं, उसका SS रैंक कर्स भी वहां मौजूद है। इस वक्त अलेजांद्रो आता है और कहता है कि सब तैयार है तो रायन स्टेटस बंद करके साथ चल पड़ता है। वो अरीना में पहुंचते हैं जहां एक गॉब्लिन जंजीरों में झूल रहा होता है और पागल की तरह चीख रहा होता है। गॉब्लिन जैसे ही रायन को देखता है उसकी तरफ झपट पड़ता है लेकिन जंजीर उसे वापस खींच लेती है। माहौल में टेंशन बढ़ जाती है और कॉलिन डरकर कमांडर से कहती है कि यंग मास्टर की हालत ऐसी प्रैक्टिस के लायक नहीं। रायन समझ जाता है कि कॉलिन उसकी पुरानी हालत को जानते हुए उसकी हिफाजत करना चाहती है क्योंकि कल तक वो मॉन्स्टर को देखकर ही गिर जाता था। पर अब रायन डीप ब्रेथ लेकर कहता है कि अब उसे पता है उसे क्या करना है। सिस्टम वार्निंग देता रहता है कि आर्किन का कर्स फिर से एक्टिव हो रहा है जो मॉन्स्टर्स को उसके लिए भयानक बना देता है। रायन स्टेटस देखकर फाइनली समझता है कि कर्स असल में करता क्या है। वो अपने आप को मेंटली तैयार करता है। अलेजांद्रो कहता है कि ठीक है, आज का सेशन यहीं रोक देते हैं, पर रायन आगे बढ़ता है और कहता है कि वो अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है गॉब्लिन पागल होकर उस पर जंप करता है। फिर गॉब्लिन का हाथ झटके से आता है और रायन बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो सीधा पीछे स्लाइड होता है सिर्फ डर की वजह से।
फिर वो खुद को रोक लेता है और अपने दिमाग को डांट कर कहता है कि यह सिर्फ एक बदबू वाला गॉब्लिन है, इसे देखकर भागने की जरूरत नहीं। वो हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है कि ये गॉब्लिन तो उस प्रेजेंस के सामने कुछ भी नहीं जो लॉर्ड ने एटीएन में फैला रखी थी। उस प्रेजेंस ने उसे पत्थर की तरह फ्रीज कर दिया था। ये छोटा मॉन्स्टर तो उसके सामने वार्म अप भी नहीं। रायोन अपनी तलवार ऊपर उठाता है और पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को गॉब्लिन के सर पर इतनी सफाई से मार देता है कि आवाज सीधी थक सुनाई देती है। कमांडर अलेजांद्रो और कोलिन दोनों होशो हवास में जम जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिस्टम तुरंत मैसेज देता है कि रायोन ने कर्स को तोड़कर उसकी ग्रिप कम कर दी है। रायोन अपने हाथों में फटी हुई तलवार देखता है और जमीन पर पड़े हुए डर से कांपते गॉब्लिन को भी। अगला सिस्टम मैसेज आता है कि वो अब मॉन्स्टर्स से नहीं डरता। वो कुछ लम्हे सोचता रहता है, फिर सीधा अलेजांद्रो की तरफ देखकर कहता है कि एक रियल तलवार लेकर आओ। कमांडर हेजिटेट होता है और कोलिन तो लगता है जैसे बस गिरने वाली हो। रायोन उन दोनों को एक इतना कॉन्फिडेंट स्माइल देता है कि दोनों हिल जाते हैं और इस स्माइल में कुछ ऐसा था कि वेटरन नाइट की गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यंग मास्टर अब अल्फा बन रहा है। गॉब्लिन तो रायोन की तरफ देखते ही कांपने लगता है, जैसे उसे पता हो अब इसका वक्त आ गया है। रायोन बिना किसी रहम के सोर्ड स्विंग करता है और एक साफ सीधे कट में गॉब्लिन का दर्द खत्म कर देता है। अलेजांद्रो कोलिन से कहता है कि ध्यान से देखो, क्योंकि तुम दोनों घर सरमन के अगले वारिस की अवेकनिंग देख रहे हो। लड़ाई के बाद रायोन बाहर निकलता है और ठंडा पानी अपने चेहरे पर फेंकते हुए अपने आप को काम करता है। वो आईने में खुद को देखता है और सुकून में आ जाता है, क्योंकि सिस्टम और स्टेटस ने कर्स का एक हिस्सा तोड़ दिया था। वो दोनों हाथ सिंक पर रखकर खुद में एक्साइटमेंट महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। फिर उसका मूड थोड़ा गिर जाता है जब वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स चेक करता है। वो सोचता है कि अगर लेवलिंग ऐसे ही रही तो उसे लाखों करोड़ गॉब्लिन्स मारने पड़ेंगे, तब जाकर लेवल बढ़ेगा। वो कहता है कि उसे बहुत जल्दी स्ट्रांग बनना होगा, वरना वो दिन जल्द ही हाउस सरमन पर टूट पड़ेगा। कम से कम अब उसे यकीन हो गया है कि कर्स पूरा एब्सोल्यूट नहीं है और टूट सकता है। वो सिस्टम को देखकर कहता है कि यह मौका दोबारा नहीं मिलना और उसे एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी लोअर मोड में जाकर सिस्टम बताता है कि हाउस सरमन की हालत बिगड़ चुकी है, क्योंकि 2 साल से रायोन के फादर और सिबलिंग्स गायब हैं और रायोन कमजोर होने के बावजूद घर का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसीलिए दुश्मन अभी तक उस पर पूरा अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर अचानक वो खुशी से मुट्ठी हवा में उठाता है और सोचता है कि आखिर उसे अपना लेवल बढ़ाने का तरीका मिल गया है। अब वो डिसाइड करता है कि दूसरा मेथड भी चेक करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत रेड ड्रेस वाली लेडी पर, जो मास्क पहने होती है और घर के दरवाजे से अंदर आती है। दोनों टेबल पर चाय के लिए बैठ जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। वो मुस्कुरा के कहती है कि उसे मॉन्स्टर हंट के बारे में पता चला। फिर पूछती है कि क्या उसने उसे मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। ये लेडी साइना होती है, जो हाउस सरमन की मैजिक सेक्शन की लीडर है। वो एक 7th रैंक मेज होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। उसकी जिंदगी और उसकी पावर्स के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता, सिर्फ फैमिली हेड के सिवा। वो कप रखकर सीरियस हो जाती है और उसे वार्न करती है कि गॉब्लिन हंट से अपना ईगो मत बढ़ाओ, क्योंकि मैजिक एक अलग दुनिया होती है। वो कहती है कि उसने पहले इसलिए ट्रेन नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि इसमें मैजिकल टैलेंट ही नहीं। रायन हल्की सी स्माइल देता है, क्योंकि वो तो पहले से जानता था कि कर्स की वजह से वो माना फील ही नहीं कर सकता था। लेकिन अब सब बदल चुका होता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि अब वो माना महसूस कर सकता है। साइना ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो कप साइड पर रख देती है और हवा में एक ठंडा सा फायर ड्रैगन का मैजिकल इमेज बनाती है, जो बहुत कूल लगता है। फिर वो उसे कहती है कि आंखें धीरे धीरे खोलो। वो कहती है कि अगर वो सच में माना देख सकता है तो उसे बताना चाहिए कि उसने क्या शेप बनाई है। वो बगैर एक सेकंड जाया किए बिल्कुल ठीक जवाब देता है और साइना बिल्कुल बोलती ही रह जाती है। उसको समझ ही नहीं आती कि ये लड़का एक रात में इतनी तेज तरक्की कैसे कर गया। उसको रियलाइजेशन होती है कि अगर वो ड्राइंग्स देख सकता है तो उसकी माना नॉलेज शायद उसके बराबर या उससे ऊपर हो सकती है। वो घबराकर इधर उधर चलने लगती है और सोचने लगती है कि एक छोटा लड़का इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गया। रायन उसे बताता है कि मैजिक देख लेना काम का नहीं जब तक वो सरमन फैमिली की मैजिक टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहता है कि साइना उसकी हेल्प करे और उस बैरियर को तोड़ने में मदद दे। वो हैरान होती है कि वो हेल्प कैसे करे जब वो मैजिक अपने अंदर स्टोर ही नहीं कर सकता। इस प्रोसेस में साइना को अपनी खुद की मैजिक पावर उसके अंदर जबरदस्ती ढकेलनी होगी। वो वार्न करती है कि इस प्रोसेस में वो कभी भी मर सकता है। प्रिंस हल्की हंसी में कहता है कि वैसे भी वो इतना कमजोर है कि वो उसे एक शॉट में ही गिरा सकती है, तो डरने की कोई बात नहीं। असल वजह यह होती है कि वो साइना पर अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा करता है। पिछली टाइमलाइन में साइना उसके साथ आखिरी पल तक रही थी। वो उसको अपने बॉडी से प्रोटेक्ट करती रही थी। जब उसका मैजिक पूरा खत्म हो चुका था तब भी वो फिर से उसे हेल्प मांगता है और कहता है कि दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसे मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूँ। थोड़े समय बाद साइना ब्लू अर्थ मैजिक का एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक स्टार्ट करती है। ये टेक्निक सरमन फैमिली में पुरानी जनरेशन से चलती आ रही थी और वो कहती है कि अभी भी शायद इसके लिए जल्दी है, लेकिन हमारा लड़का एडियन में ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल कर चुका होता है। वो उसे कहती है कि अब पूरी शिद्दत से फोकस करो, क्योंकि अब वो दर्द की एक नई दुनिया में जाने वाला है। वो उसे वार्न करती है कि चीखने का कोई फायदा नहीं होगा और कहती है कि टेक्निक को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि पूरे दिल दिमाग से स्टॉप सोचो।
जब वो साइना से दर्द वाली बात सुनता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके दिमाग में अचानक सांस के दिए हुए पुराने पागलपन वाले फ्लैशबैक आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि दुनिया में कोई चीज अब उसे डरा नहीं सकती। वो आराम से साइना को याद दिलाता है कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए साइना को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनकर साइना आखिरकार अपनी पूरी स्ट्रेंथ वाली मैजिक उसके अंदर भेजना शुरू कर देती है और उसी वक्त आर्कम का कर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। माना जितनी तेजी से अंदर जाता है उतनी ही तेजी से उसके जिस्म से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो पूरी शांति से प्रो की तरह हर एनर्जी का कंट्रोल रखता है जब तक वो उसके अंदर रहती है। कर्स मैजिक को फटने पर मजबूर करता है, लेकिन वो उस फटने वाली ताकत को एक जगह जमा करके एक छोटा लूपहोल बनाता है। साइना हैरानी से उसे देखती रहती है क्योंकि उसकी भेजी हुई एनर्जी का जरा भी लीक नहीं हो रहा होता। रायोन आगे बढ़ता रहता है और रुकता नहीं। हालांकि उसके बॉडी के हर वेसल को लगता है कि वो फट जाएगा, फिर भी वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता। उसे याद होता है कि एडियन में कितनी नियर डेथ लड़ाइयां उसने झेली थी। उस हेल जैसी डायमेंशन में वही जगह थी जहां वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मैजिशियन बना था, और टाइमलाइन चेंज होने के बावजूद उसकी सारी टेक्निक्स अभी भी उसके जहन में बिल्कुल साफ थीं। अचानक वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को पूरी तरह अपने जिस्म में खींच लेता है। साइना तुरंत माना भेजना रोक देती है। रायोन जमीन पर गिर जाता है और पेन की वजह से अपने आप को कर्ल कर लेता है, लेकिन यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो उसने पहले सहा था। सैंस के डॉक्टर्स ने उस पर जो टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो इससे 1000 गुना ज्यादा खराब थे। एक रात तो ऐसी थी जब एक ब्लैक रोब पहने हुए आदमी बेसमेंट में घुसा और डॉक्टर्स को एक एक करके गिरा दिया। मास्क वाला आदमी उसे वहां से घसीटकर बाहर ले आया, हालांकि वो खुद भी बैडली वुंडेड था। बाद में जब रायोन होश में आया तो उसे पता चला कि उसे बचाने वाला अलेहांद्रो था। कमांडर ने उससे माफी मांगी कि वो उसे पहले नहीं बचा सका और मॉन्स्टर्स और डॉक्टर्स ने उसका इतना नुकसान कर दिया। फिर भी रायोन उसे देखकर खुश हुआ क्योंकि 3 साल अलग रहने के बाद वो फिर मिल पाया था। बदकिस्मती से उनकी यह मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि पार्टन फैमिली के गार्ड्स आ गए और कमांडर के पीठ में तीर बरसा दिए। इस पूरी नाइटमेयर की याद उसे फिर से जला देती है। वो प्रेजेंट में हिचकी लेते हुए जाग जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुश भी होता है कि मैजिक एक्सपेरिमेंट काम कर गया और नाराज भी होता है कि नाइटमेयर ने उस मोमेंट को बिगाड़ दिया। वो अपने आप को संभालता है और डिसाइड करता है कि अब वो इस नए पावर का यूज करेगा ताकि वैसा अंजाम दोबारा कभी ना आए। हालांकि अब वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, फिर भी वो जानता है कि ग्रोथ को छुपाना जरूरी है ताकि पार्टन फैमिली उस पर शक ना कर ले। इसीलिए वो चुपचाप एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान का पहला कदम ये होता है कि वो सरमन फैमिली के दुश्मनों को उनके टाइम से पहले ही तोड़ डाले ताकि पार्टन्स को अटैक करने का मौका ही ना मिले। थोड़ी देर बाद रायोन अपना सिर खुजाकर बोलता है कि वो मैजिक कल्टीवेशन का प्रोसीजर फेल कर गया है। यह सुनकर साइना और अलेहांद्रो बिल्कुल जम जाते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं वो क्या कह रहा है। फिर रायोन डिसाइड करता है कि वो उनको पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। वो सोचता है कि वो कभी इनसे कुछ छुपाता नहीं, लेकिन अगर अब सब बताया तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। वो अपने हाथ फ्लेक्स करता है और कहता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसे एक जर्रा भी माना फील नहीं हो रहा। वो साइना से कहता है कि तुम जितनी बार चेक करना चाहो कर लो। साइना बिना झिझक आगे बढ़ती है। मेज अपनी मैजिक डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी स्पेल से माना का फ्लो निकलता है। साइना हैरान होकर बोलती है कि यह रिजल्ट तो इम्पॉसिबल है। रायोन शांत चेहरा बनाकर हल्का सा स्माइल करता है। साइना हाथ पीछे खींचकर कंफर्म करती है कि उसके बॉडी में कहीं भी माना का कोई निशान नहीं। उसकी आवाज कांप जाती है जब वो बोलती है कि कल तो उसने क्लियरली रायोन में माना फ्लो महसूस किया था। साइना उदास और फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें पोंछती है और निकलने लगती है। रायोन उसे बुलाता रहता है और दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। अलेहांद्रो उसकी तरफ मुड़कर बोलता है कि रात की ट्रेनिंग तो अभी बाकी है। फिर रायोन हल्की सी घबराहट वाली स्माइल देता है और कहता है कि वो यह भी नहीं कर सकता। उसने एक अधूरा एक्सक्यूज दिया कि पिछली ट्रेनिंग के बाद उसने ठीक से खाना नहीं खाया और कॉलिन इस बात को कंफर्म कर देगा। यह सुनकर नाइट कमांडर अलेहांद्रो का चेहरा काला पड़ जाता है और वो अपनी ही छोटी सी डिप्रेशन में डूब जाता है। 2 महीने गुजरते हैं। कॉलिन जोर से रायोन के रूम का दरवाजा खोलता है और आंसुओं के साथ बोलता है कि आज भी वो बाहर नहीं निकला। घर में अब सारी जिम्मेदारी लेडी ऑफ द हाउस संभाल रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे थक रही है। कॉलिन वापस किचन जाता है। सर्वेंट्स पूछते हैं क्या प्रिंस ने फिर मना कर दिया बाहर आने से। बटलर सांस भरता है और कहता है 3 महीने हो गए जब यंग मास्टर ने गॉब्लिन मारा था, अब तो अलेहांद्रो को भी जवाब नहीं देता। एक और मेड कहती है लोग अक्सर अपने आप को खो देते हैं जब वो जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं। इस लड़के से उम्मीद लगाना बेकार है। कॉलिन गुस्सा होकर उस मेड को टोकता है और रायन का साथ देता है। कहता है कि उसने उस दिन अपनी पूरी कोशिश की थी। मेड चुप हो जाती है जब लोग रायन को उसके पुराने निकनेम से बुलाते हैं, सरमन फैमिली का बैड लक, और शहर में तो लोग उसको यूजलेस रबिश तक बोलते हैं। उसकी लॉयल मेड चिढ़कर बोलती है कि वो सिर्फ 12 साल का है, लेकिन बटलर कहता है कि नोबल्स के लिए एक्सपेक्टेशन सब कुछ होती है। मेड बताती है कि घर के लोग एक एक करके क्विट कर रहे हैं। बटलर भी जल्दी जॉब छोड़ने का प्लान बना रहा है। वो कॉलिन से पूछता है कि वो क्या करेगी, लेकिन कॉलिन चुप रहती है। सीन शिफ्ट होता है रायन की तरफ, जो मीडियम रेयर स्टेक एंजॉय कर रहा है। उसे लगता है खाने की क्वालिटी गिर रही है, मतलब सब कुछ बिगड़ने वाला है।
लेकिन पैनिक करने के बजाय वो डेविल जैसी स्माइल देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। वो सोचता है कि पहले वाला रायन तो सब ठीक करने में लग जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने हिसाब से सब होने देगा। अब रायन ओल्ड रायन जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब वो प्लान बनाता है कि चुपचाप कमजोर बनकर रहे ताकि हर दुश्मन समझे कि वो बेकार है। फिर जैसे ही मौका मिलेगा वो बिना दया किए एक ही वार में सबको खत्म कर देगा। उसे याद आता है कि सरमन फैमिली की तबाही उस दिन शुरू हुई जब घर का सरबराह गुम हो गया और उसे ढूंढने गई टीम भी कभी वापस नहीं आई। उसके बड़े भाई भी इसी तरह गायब हो गए और धीरे धीरे उनकी फैमिली का खजाना खाली होता गया। ट्रेनिंग ग्राउंड जो पहले लोगों से भरा रहता था, अब वहां सिर्फ चंद कमजोर नाइट्स रह गए होते हैं। जिन ताकतवर फैमिलीज ने कभी उनके साथ रिश्ते जोड़ने की उम्मीद रखी थी, वो भी चुपचाप उनसे दूर हो गई थीं। रायन इस सबसे ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि यह सुकून उसे अपनी सीक्रेट जिंदगी जीने का मौका देता है। लेकिन फिर भी वो परेशान है कि फैमिली बहुत धीरे गिर रही है। वो चाहता है सब कुछ थोड़ा तेजी से हो। इसी वक्त कॉलिन दौड़ती हुई कमरे में आती है और चीख कर कहती है कि ट्रेनिंग का वक्त हो गया, नाइट कमांडर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। वो कहता है कि आज भी ट्रेनिंग स्किप करेगा। कॉलिन उसकी बात नहीं सुनती और उसकी चादर खींच लेती है। फिर वो पूरी हिम्मत से उसकी तरफ बढ़ती है और रायन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेती है और कहती है कि वो इस फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी और हमारा हीरो आराम से इस फ्री राइड का मजा लेता रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर अलेहांद्रो उसे डांटता है कि वो तलवार इतनी खराब चलाता है। अलेहांद्रो कहता है कि तलवार चलाना तो बहुत सिंपल काम है। रायन हल्का सा सांस भरता है और सोचता है कि यह बुढ़ा अभी तक उससे उम्मीद लगाए बैठा है। वो चाहता है एक दिन इस वफादारी का बदला दे, पर वो अपनी हिडन ट्रेनिंग किसी को दिखा नहीं सकता। इसीलिए वो एक बॉडी चेंज स्किल यूज करता है ताकि असली जिस्म छुपा रहे, पर उसकी स्किल अभी कमजोर होती है। अचानक सिस्टम बताता है कि उसका स्टैमिना बढ़ गया है। यह सुन के उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो तुरंत बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है और नाइट कमांडर को कंफ्यूज छोड़ देता है। शीशे में देखकर वो कंफर्म करता है कि स्किल तेजी से मूव करते ही टूट जाती है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और खुशी से मुस्कुराता है कि उसकी हिडन ट्रेनिंग अब असर दिखाने लगी है। वो सोचता है कि वो जल्दी ही लेवल 20 तक पहुंच जाएगा और स्टैट्स यूज करके गोस्ट क्लास अनलॉक करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने गुलग में किया था। तभी वो देखता है कि अलेहांद्रो किसी से बात कर रहा है। वो सोचता है शायद कोई गेस्ट आया है। रायन उस आदमी को पहचान लेता है। वो ट्रूनो है जो सरमन फैमिली का जनरल मैनेजर है। वो माफी मांगता है कि उसने परेशान किया। ट्रूनो उसे एक स्क्रोल देता है और रायन को लगता है कि हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन इवेंट्स अभी भी वही चल रहे हैं। अलेजांद्रो पहले ही समझ जाता है कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ रायन स्क्रोल करता रहता है। लेटर में लिखा होता है कि डारेन किंगडम का दूसरा शहजादा काइल उसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन में बुला रहा है। रायन हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि उसके प्लान का आखिरी हिस्सा भी अब जगह पर आ गया होता है। कुछ ही देर बाद हमारा शहजादा आधी नींद में डैरेन फैमिली की बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हो जाता है। कल रात कॉलिन ने उसे बहुत धूमधाम से तैयार किया ताकि वो सबसे ज्यादा हैंडसम लगे। कॉलिन खुद भी साथ जाना चाहती थी, पर वो और बाकी रिटेनर्स उसके साथ नहीं जा सकते। नाइट कमांडर को अचानक बॉर्डर पर होने वाले मॉन्स्टर अटैक को रोकने भेज दिया गया। यह हमला बिल्कुल अचानक हुआ था। साइना को भी तुरंत घर बुलाया गया क्योंकि उसकी माँ ने उसे फौरन लौटने का हुक्म दिया। आखिर में सिर्फ एक बड़े घर का 12 साल का लड़का जिसके सोशल स्किल्स पूरे टूटे हुए हैं, अकेला ही पूरी सरमन फैमिली को रिप्रेजेंट करने निकलता है। ट्रूनो उसे तसल्ली देता है कि डैरेन फैमिली इतनी बेवकूफ नहीं कि कोई मसला खड़ा करे, लेकिन रायन समझता है कि यह हिफाजत सिर्फ उस सरमन फैमिली के लिए होती जो कभी ताकतवर थी। अक्सर उनकी फैमिली किसी रिटेनर को भेज देती थी ऐसी फजूल पार्टीज में, लेकिन अब घर की हालत देखकर यंग मास्टर को खुद ही जाना पड़ रहा है। वो इस बात को बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे महसूस होता है कि फैमिली के जल्दी टूटने का एक हिस्सा उसकी वजह से भी है। कुछ घंटों बाद उसकी कैरेज डैरेन हाउसहोल्ड के बाहर रुकती है। वहां खुद काइल डैरिंग उसका इंतजार कर रहा होता है और पूरी मेड्स की ट्रूप उसे वेलकम करने के लिए खड़ी होती है। ट्रूनो रायन की जगह उनके शानदार वेलकम का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रायन फील करता है कि हजारों नजरें सीधी उस पर लगी हुई हैं। रिसेप्शन से गुजरते हुए वो लोगों को सरमन फैमिली की तबाही के अजीब अजीब अफसाने और रूमर्स करते सुनता है। फिर हमारे शहजादे के लिप्स पर हल्की सी स्मर्क आ जाती है क्योंकि यह सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। वो सब नोबल्स को बहुत कमजोर सी हेलो करता है जिसमें ना क्लास होती है ना रिस्पेक्ट। ये इतना बोल्ड पावर मूव होता है कि आसपास के सब लोग परेशानी में अपने चेहरे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग हॉल में उसके एस्कॉर्ट टीम का एक बंदा कहता है कि यंग प्रिंस ने पिछले 5 दिन कमरे से कदम तक बाहर नहीं रखा। पार्टी से एक हफ्ता पहले आने का मकसद दोस्ती बनाना होता है, लेकिन टीम कैप्टन उसे उम्मीद कम रखने को कहता है और रिसेप्शन में होने वाली रायन की तबाही का जिक्र करता है। वो मानता ही नहीं कि लड़का कमरे में बंद होकर बैठा हुआ है क्योंकि बाहर अमीर लोगों का खाना पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा खूबसूरत नोबल लड़कियां घूम रही हैं। तभी एक बंदा अंदर आता है और कैप्टन को कहता है कि अपने लोग जमा करो क्योंकि यंग मास्टर आज बैंकेट में हिस्सा लेगा। दोनों खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छी चीजें मिस नहीं होंगी। वो बंदा उन्हें यह भी कहता है कि प्रॉपर रिपोर्ट रेडी रखना और जो भी मिस्टेक प्रिंस ने की हो उसे छुपाना। रायन इस वक्त तक चुपचाप कमरे में ट्रेनिंग कर रहा होता है और परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहा होता है।
बैंकेट को उसने इसलिए यूज किया ताकि वो अपने एस्कॉर्ट्स को छोटी सी रिश्वत देकर रिपोर्ट सुधार ले, लेकिन इसका असल प्लान कुछ और ही होता है, क्योंकि बैंकेट का दिन वही दिन होता है जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन डैरन हाउसहोल्ड में दाखिल होता है। पूरी जगह पर बातें कर रही औरतें अचानक चुप हो जाती हैं। जब लॉर्ड सांस हॉल में कदम रखता है, हर इंसान उससे नजर मिलाने से बच रहा होता है। ट्रूनो भी उसकी तरफ देखने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सांस सीधा उसकी तरफ आता है बिना रुके। ट्रूनो मजबूरन उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, पर सांस टाइम बर्बाद नहीं करता। वो सीधा बोलता है कि उसने सुना है कि माइटी रायन सरमन भी यहाँ आया हुआ है। सांस कहता है कि वो उस लड़के से मिलना चाहता है। ट्रूनो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर सांस सीधा बोल देता है कि वो सरमन फैमिली की सबसे बड़ी गलती की बात कर रहा है जो उनकी बर्बादी का कारण बनेगी। ट्रूनो ये सुनकर हिल जाता है। उसे पता है कि सांस फैमिली का सबसे टैलेंटेड मेज होने की वजह से बहुत प्रेशर में रहता है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांस सरमन हेड के अगेंस्ट इतनी बड़ी बात डैरन फैमिली के एरिया में बोल देगा जहां उनकी फुल अथॉरिटी होती है। अचानक सांस पलटी मार देता है और कहता है कि यह रूमर झूठा है, वो यहाँ सिर्फ इस फूलिश रूमर को गलत प्रूव करने आया है। ट्रूनो बात कबूल नहीं करता क्योंकि सांस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा गंदा बंदा माना जाता है। लोग कहते हैं कि सांस ने 7 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था और अपने ही एक आदमी को मार दिया था। तभी हमारा बॉय एक जबरदस्त एंट्री देता है अपने एस्कॉर्ट्स के साथ। उसे देख के सांस खुशी से भड़क उठता है। ट्रूनो तो लगभग बेहोश होता हुआ सोचता है कि यंग मास्टर यहाँ सबसे बुरा वक्त चुनकर आ गया, लेकिन रायन की ऑरा इतनी ब्राइट होती है कि लोग उसे देखकर अपनी पुरानी सोच दोबारा रिकंसिडर करने लगते हैं। लेकिन सांस अंदर ही अंदर जलन से जल रहा होता है क्योंकि हमारा बॉय उसे इंस्टेंट ओवरशैडो कर देता है, सिर्फ अपनी फैमिली के नाम की वजह से। वो सीधा सांस के पास आता है और कहता है कि उसने सांस के बारे में बहुत कुछ सुना है अपने भाई फोर्थ प्रिंस लार्स से। सांस हल्का सा स्मर्क करता हुआ कहता है कि उसने भी रायन के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन वो बात पूरी करता उससे पहले। प्रिंस काम टोन में बोलता है कि सांस बहुत ही काइंड इंसान है। फिर वो एकेडमी की फेमस कहानियां सुनाता है जहां सांस को कुछ महीने बाद ड्रॉप आउट होना पड़ा था और रायन स्मूथ तरीके से सारी सिचुएशन रिवर्स कर देता है। वो कहता है कि सांस ने एक बेचारे बच्चे को बुली से बचाया था और एक लड़की को भी हेल्प की थी जिसे एक शेमलेस लड़का परेशान कर रहा था। सांस का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, लेकिन हमारे बॉय का फाइनल ब्लो अभी बाकी होता है जब वो कैजुअली उसके घुटने का जिक्र करता है। ट्रूनो तुरंत बीच में आकर सिचुएशन को संभालता है और प्रिटेंड करता है कि सांस ने लार्स को इंजर्ड नी के लिए दवा दी थी। फिर वो जल्दी से प्रिंस को वहां से ले जाता है ताकि कोई मसला ना बने। हमारे बॉय को बहुत सुकून होता है क्योंकि वो सांस को अच्छी तरह रोस्ट कर चुका होता है। सांस इसको सीधा वॉर का अनाउंसमेंट समझ लेता है, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे बॉय के प्लान का दूसरा स्टेप होता है। अपने रूम में सांस का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में फ्लावर पॉट तोड़ देता है और गुस्से से चिल्ला चिल्लाकर हमारे हीरो को गालियां देता रहता है और पूरी बात को याद करके और भी फ्रस्ट्रेट होता है। उसे रियलाइज होता है कि लार्स को शायद ये पता चल गया है कि वो एकेडमी छोड़कर नहीं गया था बल्कि एक्सपेल हुआ था। वो गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है। वो खुद से कहता है कि घुटने वाली बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। फ्लैशबैक होता है जहां वो मुश्किल से अपनी काम एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। लार्स के आसपास लाइटनिंग मैजिक घूम रहा होता है और वो सांस को बोलता है कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती करी है। सांस बहाने बनाता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो लड़की लार्स की पार्टनर है, वो तो सिर्फ उस कॉमन गर्ल को ग्रीट कर रहा था। फिर लार्स अपने छोटे भाई रायन का बड़ा भाई होने के नाते बिल्कुल ठंडा रहता है और सांस को याद दिलाता है कि एकेडमी में सबसे पहले हर कोई एक स्टूडेंट होता है। फिर वो उसे हुक्म देता है कि अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाओ। लार्स उसे वार्न करता है कि अगर उसने दिल से माफी नहीं मांगी तो पूरा पार्टन घराना तबाह हो जाएगा और वो खुद सांस को मिटा देगा। सांस इंसल्ट फील करता हुआ घुटनों पर गिर जाता है और लार्स की लाइटनिंग उस पर बिल्कुल पॉइंटेड रहती है। रियलिटी में वापस आकर सांस एक और गुस्से भरी चीख निकालता है। वो खुद से कहता है कि उसे अपना प्लान जरूर कंटिन्यू रखना है और कसम लेता है कि वो लार्स के छोटे भाई को हमेशा के लिए चुप करा देगा। कुछ देर बाद वो खुद को फोर्स करता है काम होने के लिए और कहता है कि एक दिन वो जरूर रायन से बदला लेगा। फिर दरवाजे पर हल्की सी नॉक होती है और वो एंट्री की इजाजत देता है। एक शख्स कमरे में आता है जिसे देखकर सांस जरा शॉक होता है क्योंकि इस तरह की विजिट की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शख्स और कोई नहीं ट्रूनो हिल्डा होता है। टाइम स्किप होता है प्रिंसेस पार्टी के बाद जहां हमारा हीरो अपने कैरेज में घर लौट रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इवेंट में उसने अपने तमाम गोल्स पूरे कर लिए और नोबल्स पर भी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। उसे और ज्यादा खुशी होती है कि उसने सांस को जो चिढ़ाया था वो बहुत जल्दी उसके प्लान में फंस गया। ट्रूनो बोलता है कि यंग मास्टर ने बैंकेट में कमाल कर दिया और उसे लगा कि सरमन हाउस में अब भी उम्मीद बची है। रायन फौरन उसकी बात काट देता है और कहता है कि उसने कोई खास कनेक्शंस नहीं बनाए बल्कि हाउस ऑफ पार्टन के साथ तो सिचुएशन और भी खराब कर दी। जनरल मैनेजर तुरंत अपनी बात सुधारता है और कहता है कि सांस के खिलाफ जो स्पीच यंग मास्टर ने दी वो टॉप लेवल थी। हमारा हीरो हल्का सा मुस्कुराता है और कैरेज के सेंटर में एक बटन दबाता है। ट्रूनो कंफ्यूज होता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। वो घबराकर पूछता है कि यंग मास्टर ने साउंड प्रूफ स्पेल क्यों एक्टिवेट किया। रायन सीधा बोलता है कि अगर ट्रूनो को वाकई उम्मीद होती तो वो कभी हाउस के साथ गद्दारी नहीं करता। ट्रूनो पसीना पसीना हो जाता है और खड़े होने की कोशिश करता है और पूछता है यंग मास्टर का मतलब क्या है।
हमारा बॉय कहता है कि उसका क्राइम माफी के लायक नहीं है, लेकिन वो इसको छोड़ रहा है क्योंकि ये गलत काम उसने हाउस सरमन के लिए किया था। जनरल मैनेजर नीचे देखते हुए पूछता है रायन को ये सब कैसे पता चला। फिर रायन कहता है कि ट्रूनो के पास अब एक चॉइस है और वो अपना फैसला उसी तरह करे जैसे वो हमेशा करता था। कैरेज आगे चलती रहती है। रायन उसे अपना सीक्रेट प्लान बता देता है जो वो अब तक छुपा कर रखा था। यह आइडिया सुनकर मैनेजर शॉक हो जाता है और सिर्फ रायन को हैरानी से देखता रहता है और सोचता है कि इतने छोटे लड़के का दिमाग इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकता है। मैनेजर अपना चेहरा हाथ में छुपा लेता है और रो पड़ता है। कहता है कि उसका दिल कर रहा है कि वो जोर से चिल्लाए और इस किड पर फख्र करे। रायन उसके डिसीजन से खुश होता है और कहता है कि वो लोग अब कैपिटल से बाहर निकल चुके हैं। ट्रूनो उसे दोबारा देखता है और सोचता है कि यह लड़का इतना काम कैसे रह सकता है जब उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। अचानक ट्रूनो को समझ आता है कि यंग मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि कुछ और है। वो महसूस करता है कि वो एक तेज और खूनी इरादा है जो रायन के फेस पर चमक रहा है। इसी वक्त कैरेज जोर से झटका लेकर रुक जाती है और सब हिल जाते हैं। साथ साथ राइड करने वाला नाइट ड्राइवर को कहता है कि चलती रखो, मगर वो देखता है कि ड्राइवर सीधा झुका पड़ा है और मर चुका है और नाइट मुश्किल से एक तीर से बचता है जो सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। एक नाइट जोर से चिल्लाता है कि यह चुप कर अचानक अटैक है और वो हुक्म देता है कि कैरेज की हिफाजत करो, अटैकर्स जहर भरे मैजिक एरोस चला रहे हैं। मेज लोग फौरन एक प्रोटेक्टिव शील्ड खड़ा कर देते हैं। नाइट कैप्टन कमांड पकड़ लेता है, एरोस को साइड करता रहता है और चीख कर कहता है कि सामने आओ डरपोक लोगो। एक और नाइट को कुछ अजीब लगता है और वो कैप्टन को वार्न करता है कि कार्ट के करीब मत जाना, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। फिर वो नाइट बोलता है कि कैरेज खाली है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। रायन को कोई उठाकर ले गया था और अब वो आदमी उसे घोड़े पर लेकर कहीं दूर जा रहा था। इस दौरान हमारा हीरो सोच रहा होता है कि कितना वक्त गुजर चुका है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो वक्त याद आता है जब उसे किडनैप किया गया था। उसके घर वाले पैसे और वक्त दोनों बर्बाद करते रहे उसकी तलाश में और इसी चक्कर में सरमन फैमिली तबाह हो गई। मगर अब क्योंकि उसे फ्यूचर का पता है, रायन पूरी तरह यकीन रखता है कि वो सब कुछ बदल देगा। इसीलिए दोबारा जिंदा आने के बाद उसने अपनी फैमिली को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो जानता था अगर वो कुछ करेगा तो दूसरी नोबल फैमिलीज उसके पीछे आ जाएंगी। इसलिए उसने खुद को बिल्कुल लूजर दिखाया ताकि सब समझें कि वो बेकार है। लेकिन पार्टन फैमिली दूसरों की तरह सिर्फ ताकतवर लोगों को नहीं मारती, इसलिए उसे पक्का था कि वो एक दिन उसे मारने की कोशिश करेंगे। खुशकिस्मती से लगता है सांस पार्टन उसके ट्रैप में फंस चुका है। इसका मतलब है कि वो जरूर कैपिटल वापस जाते वक्त कुछ करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से हमारा लड़का पहले से एक प्लान बनाकर तैयार था जिसमें ट्रूनो भी शामिल था, जिसे पार्टन फैमिली ने रायन को किडनैप करने भेजा था। ट्रूनो के पीछे घोड़े पर लेटा हुआ रायन उसे कहता है कि प्लान के मुताबिक रोल निभाओ और बाद में वो उसको माफ कर देगा। इसी के साथ साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने लेवल्स भी बढ़ाने में लगा हुआ था और अब वो लेवल 20 तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद ट्रूनो मंजिल पर पहुंचता है और रायन को जो बेहोश होने का ड्रामा कर रहा होता है सांस पार्टन के हवाले करने लगता है। हकीकत में ट्रूनो सरमन फैमिली का हेड मैनेजर है जिसने पार्टन फैमिली से डील की थी कि वो यंग मास्टर को उनके हाथ बेच देगा। भले ही रायन ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन सांस अब भी सोचता है कि ट्रूनो उनका बंदा है क्योंकि यही प्लान था। उनके एग्रीमेंट के मुताबिक सांस उसे वो इन्फॉर्मेशन देता है जिसका ट्रूनो ने वादा किया था। वो कहता है कि ये एसन फैमिली की इंटेलिजेंस से ली हुई है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। जब ट्रूनो अब भी शक करता है तो सांस कहता है कि हम भी ड्रेया कॉन्टिनेंट के नोबल हैं, लेकिन असली बिजनेस हमारा इन्फॉर्मेशन बेचना ही है। और फिर वो ट्रूनो को डॉक्यूमेंट्स दे देता है। सांस ट्रूनो को बताता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में सरमन फैमिली के असली मिशन के आई विटनेसेस की तमाम जानकारी लिखी हुई है। यह सुनते ही रायन को फाइनली समझ आ जाता है कि ट्रूनो ने उसे क्यों बेचा, क्योंकि रायन एक लूजर समझा जाता है जो अपनी फैमिली और स्टेटस के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका बड़ा भाई इतने स्ट्रांग है कि वो दोबारा फैमिली का नाम उठा सकते हैं, इसलिए ट्रूनो उन्हें ढूंढना चाहता है। ट्रूनो जानता था कि एसन फैमिली के पास यह इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो सीधा उन तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने पार्टन फैमिली का इस्तेमाल किया। फिर ट्रूनो वापस जाने की तैयारी करता है और जाते हुए सांस से कहता है कि अपना वादा पूरा करे और यंग मास्टर को सरमन फैमिली को वापस भेज दे। ट्रूनो के जाते ही सांस और उसके सर्वेंट रायन के पास आते हैं। एक सर्वेंट पूछता है क्या इसे मार दें, लेकिन सांस कहता है जरूरत नहीं क्योंकि जल्दी उसकी अपनी फैमिली ही इसे छोड़ देगी। और रायन को यकीन दिलाता है कि अब वाकई उस पर असली इल्जाम लग चुका है और सांस को अपनी मेन प्लानिंग के लिए वापस जाना होगा। सीन बदलता है और हमारा हीरो होश में आता है और देखता है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। सांस पार्टन उसके सामने खड़ा उसे नीचा दिखाते हुए कह रहा होता है कि सरमन फैमिली का बेटा इतनी बेइज्जती के लायक ही है। रायन सब जानने के बावजूद मासूमी दिखाता है और पूछता है सांस क्यों आया है। सांस कहता है कि उसने ही उसे किडनैप किया है। हमारे हीरो कहता है कि सांस को पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। सांस हंसी उड़ाकर उसे लूजर कहता है। फिर सांस उसके फेस पर लात मारता है और कहता है कि उसके बाप और भाई अब तक मर चुके होंगे और बताता है कि ट्रूनो ने उसे बेच दिया क्योंकि उसे अपने आई विटनेसेस का पता लगाना था। लेकिन किसी ने भी रायन को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो बेकार है। सांस कहता है कि उनकी फैमिलीज का असली जंग अब शुरू होगी और यह किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत है। इसी वक्त रायन उसकी तरफ घूरता है और मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है।
सैंस इतना शॉक होता है कि बोल ही नहीं पाता। रायन जंजीरों में बंधा हुआ होने के बावजूद कहता है कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ग्रीन ऑरा एरिया को भर देती है लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। सैंस फिर से उसे जलील करता है। इस बार रायन साइलेंस मैजिक सर्कल चला देता है, जिसकी वजह से सैंस बिल्कुल बोल ही नहीं पाता। और जब वो बोल नहीं सकता तो कोई चांट मैजिक भी नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मैजिक फेल हो जाती है। सैंस शॉक और डर के मिक्स में खड़ा रह जाता है। फिर वो बिना चांट वाली फायरबोल्ट मैजिक यूज करता है। रायन को किडनैप इसलिए किया गया था क्योंकि फैमिली हेड चाहता था कि वो मरे ना, इसलिए सैंस सिर्फ सेकंड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसका रायन पहले से वेट कर रहा था। लेकिन सैंस यहाँ एक बड़ी गलती कर रहा होता है। वो सोचता है कि वो रायन की टांग को निशाना बनाएगा, क्योंकि इससे उसके बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रायन कुछ लम्हों तक सैंस को ऑब्जर्व करता है और फिर माना इंटरफियरेंस चला देता है, जिसका मतलब है कि सैंस का हर अटैक अब बिल्कुल वेस्ट जाएगा। यह देखकर सैंस एक डैगर निकाल लेता है और जैसे ही वो हमारे हीरो पर हमला करने लगता है, रायन जंजीरों से आजाद हो जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आगे बढ़कर हमारा हीरो पैरालाइज मैजिक यूज करता है और सैंस को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद सैंस होश में आता है, लेकिन अब वो खुद जंजीरों में बंधा हुआ होता है और रायन उसके सामने डैगर लेकर बैठा होता है। रायन ने आसानी से खुद को जंजीरों से आजाद कर लिया था। सैंस सोचता है कि यह आम सी जंजीर है, इसलिए वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जोर लगाता है, उसके पूरे जिस्म में तेज बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है और दर्द बढ़ता चला जाता है। रायन आराम से उसकी तरफ चलता हुआ आता है और कहता है कि उसने सैंस के जिस्म पर मैजिक सर्कल्स बना दिए हैं। यह एक फॉरबिडन तरीका है जिसमें सर्कल्स को सीधा फ्लैश के अंदर बनाया जाता है और ब्लड उन मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट करता है। अपनी पिछली जिंदगी में हमारे हीरो पर भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया था। पहले अवेकनिंग मैजिक लगाया गया था ताकि वो सो ना सके, फिर उसके जिस्म पर जख्म काट काट कर अनबेरेबल दर्द दिया गया था। सैंस अभी भी समझ नहीं पा रहा कि रायन को यह टेक्निक कहाँ से आई। वो कहता है उसके हिसाब से तो रायन को माना यूज करने की परमिशन ही नहीं है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रिवाइवल के बाद से ही हर चीज प्रैक्टिस कर रहा था और पिछले जन्म के तजुर्बे ने उसकी बहुत हेल्प की थी। मोनोपिल मिलने के बाद 3 महीने तक रायन ने हर स्किल का प्रैक्टिस किया और एडियन में जो सीक्रेट उसे मिला था वो भी उसके काम आया। वो सीक्रेट ये था कि हर स्किल का एक सर्किट और एक प्रिंसिपल होता है और माना हर प्लेयर के यूनिक सर्किट में इंजेक्ट होता है तब स्किल एक्टिवेट होती है, और सिर्फ मास्टर प्लेयर्स ही इन सर्किट्स के बारे में जानते हैं, इसलिए दूसरी जिंदगी में उसे स्किल सीखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। इसके अलावा रायन इस जगह को पहले छुपकर देख चुका था ताकि उसे सैंस को पकड़ना आसान हो जाए। जो मैजिक सर्कल सैंस पर लगना था वो असल में उल्टा हो चुका था और अब रायन सैंस को असली दर्द महसूस करवाने वाला था। कुछ देर टॉर्चरिंग करने के बाद रायन वहां से जाने लगता है, लेकिन सैंस उसे रोक लेता है। रायन पलटकर कहता है कि वो सैंस की फैमिली के आने से पहले यहाँ से निकल सकता है, जो 1 हफ्ते बाद पहुंचेगी, और सैंस शॉक हो जाता है कि उसे ये कैसे पता। रायन बताता है कि उसने सैंस को अपने सर्वेंट्स को हुक्म देते सुना था कि 1 हफ्ते बाद वापस आना। सच समझकर सैंस झूठ बोलना शुरू करता है कि उनकी लोग तो अभी किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, लेकिन रायन को पता होता है कि सैंस झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसकी लोग अभी आने वाले होते तो सैंस रायन को रोकने की कोशिश करता ताकि वो मिलकर उसे मार सके, ना कि सच बताए। सैंस बहुत कोशिश करता है कि रायन उसकी बात मान ले, लेकिन रायन वहां से निकल जाता है और कहता है कि वो कल फिर आएगा। अब वो पार्टन फैमिली के आने की तैयारी करने लगता है। पार्टन फैमिली के लोग 1 हफ्ते बाद यहाँ आने वाले हैं। 7 दिन गुजर जाते हैं और पार्टन के सबऑर्डिनेट्स उस जगह के सामने खड़े होते हैं जहाँ सैंस और रायन मौजूद हैं। लीडर पूछता है क्या इस दौरान सैंस से कोई राब्ता हुआ था। एक आदमी जवाब देता है कि यंग मास्टर से कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे हफ्ते उन्होंने सब रास्तों पर नजर रखी थी। लीडर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है क्योंकि फैमिली हेड का हुक्म है कि सरमन का बच्चा फौरन वापस लाया जाए। बाकी लोग उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें पीछे रुकने का हुक्म देता है। सीढ़ियां उतरते हुए वो आदमी कुछ अजीब महसूस करता है, मगर जैसे ही वो मैजिक सर्कल पर कदम रखता है, सर्कल फौरन उस पर हमला कर देता है। अपनी हिफाजत के लिए वो एक्सा बैरियर लगा लेता है। अब उसे यकीनन लग रहा है कि यंग मास्टर के साथ कुछ हो चुका है। वो पूरे एरिया में हर एक तरफ बिखरे हुए मैजिक सर्कल ट्रैप्स देखकर हैरान होता है और सोचता है कि यह सब किसी ने कैसे सेट किए हैं। वो डबल बैरियर बनाता है ताकि सांस तक जल्दी पहुंच सके और इस सब का जिम्मेदार कौन है यह मालूम कर सके। रूम में पहुंचकर जहां सांस बंधा हुआ है, वो उसे जंजीरों में लटका पाता है और जख्मों का खून जमीन पर गिरा हुआ होता है। चेन्स तोड़कर वो आदमी जोर से पूछता है किसने ये सब किया, लेकिन सांस इतना कमजोर होता है कि बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी वहां होता है, जो एक कोने में रस्सी से बंधा हुआ पड़ा होता है। सैंस हीलिंग पोशन मांगता है, लेकिन वो आदमी पहले भागने को जरूरी समझता है क्योंकि एरिया में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और दुश्मन का पता नहीं था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि जिसने सैंस को इतना टॉर्चर किया उसने रायन को साथ क्यों नहीं लिया। लगता है कोई और मोटिव है। ये बात उसे और भी शक में डाल देती है। इसी वक्त सैंस पार्टन मुश्किल से बोल पाता है और कहता है कि ये सब रायन सरमन ने किया है। हमारे हीरो इस वक्त कोने में बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। जब वो आदमी उस पर मैजिक यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी असली रायन पीछे से सामने आ जाता है।
और दिखाता है कि जो कोने में पड़ा था वो सिर्फ इल्यूजन मैजिक का डिकॉय था। रायन फौरन उस आदमी पर हमला करता है और कहता है पहले मुझसे लड़ो। जंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से अटैक्स का तबादला होता है। कुछ देर बाद पार्टन फैमिली का वो आदमी रायन को एक बहुत भारी मुक्का मारता है। रायन के मुंह से खून निकलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब हमारा हीरो जमीन पर पड़ा होता है वो आदमी कहता है कि भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन तुम्हें वैसे ही दर्द दे सकता हूँ जैसा सांस को दिया था। अचानक सांस एक डैगर उठाता है और उसे सीधा उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है। असल में ये रायन होता है जो सोल ट्रांसफर यूज करके सैंस के जिस्म में आ चुका होता है। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जिसको भी सोल ट्रांसफर आता हो वो अपना असली जिस्म भी कंट्रोल कर सकता है। हमारे हीरो कहते हैं कि ये उनका असल छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है। उस अटैक के बाद वो आदमी मर जाता है। फिर हमारा हीरो उठकर खड़ा होता है, एक हीलिंग पोशन उठाता है और उसे अपने जख्मों पर डालता है। आगे बढ़ते हुए वो खुश होता है कि उसने पार्टन फैमिली का हाई लेवल आर्चमेज मार दिया है। सिस्टम तुरंत बताता है कि उसका लेवल बढ़कर 25 हो गया है क्योंकि उसने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, मगर इस वक्त रायन को पता होता है कि पहले एक और काम जरूरी है। फिर वो आर्चमेज की लाश को एक अलग कमरे में घसीट कर ले जाता है और उसे लकड़ी के बेड पर रख देता है। सर्किट अभी भी आर्चमेज की रूह से कनेक्टेड होता है, जिसका मतलब है कि वो सांस के जिस्म में होते हुए भी माना यूज कर सकता है। तो रायन प्लान करता है कि मोर को रिमूव करके अपना लेवल इतना कम करे कि वो असैसिन के हिडन जॉब शैडो की जरूरत पूरी कर सके। आखिर वो इस प्लान में कामयाब हो जाता है और अब उसके पास कुछ लेवल्स बचे रहते हैं। उसके पास 2 और ट्राइज होती हैं। इनमें से दूसरी ट्राई पर भी वो सक्सेसफुल हो जाता है। प्लान बस इतना ही होना था, मगर आर्चमेज को हराकर रायन सोचता है कि अब वो तीसरी एडवांसमेंट भी ट्राई करे ताकि गोस्ट नाम का हिडन जॉब हासिल कर सके। ये वही हाई लेवल जॉब है जिसने एडियन को सबसे ताकतवर बनाया था और हमारा हीरो समझता है कि वो भी इसे ले सकता है। लेकिन इस जॉब की रिक्वायरमेंट रूह के साइज से जुड़ी होती है जो रिस्की होती है। मगर रायन रिस्क लेने को रेडी होता है और तीसरी एडवांसमेंट शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल और अपनी रूह कुर्बान करने जैसी स्ट्रगल के बाद वो कामयाब हो जाता है और सिस्टम उसे एडवांसमेंट बताने ही वाला होता है। हमारे हीरो को अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। खुशकिस्मती से वो इस टेस्ट में भी पास हो जाता है और पार्टन लेवल गोस्ट जॉब होल्डर बन जाता है। ये जॉब लेवल हीरो ने पहले कभी नहीं देखा होता, पर वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये नॉर्मल गोस्ट जॉब की अपग्रेडेड फॉर्म होगी। अब जब रायन पूरे प्लान में कामयाब हो जाता है तो वो वापस अपने असल मिशन पे फोकस करता है। आर्चमेज को मारना भी इसी प्लान का हिस्सा होता है क्योंकि गोस्ट जॉब के दौरान रायन की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो लिच क्रिएशन एक्टिवेट करता है। ये वो प्रोसेस होता है जो नॉर्मली लेवल 70 नेक्रोमैंसर करता है, लेकिन इसे एक 7 सर्कल मेज भी यूज कर सकता है। लिच क्रिएशन फेल हो जाती है तो सिस्टम स्पेशल अनडेड क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक ह्यूमनॉइड जैसी मखलूक रायन के सामने अपीयर होती है। अनडेड क्रिएट होने के बाद सिस्टम हमारे हीरो से पूछता है कि वो इस अनडेड का क्या नाम